शांति दूत बनने निकला था, लेकिन लौटते वक्त उसकी कूटनीति की ऐसी किरकिरी हुई हमेशा की तरह कि दुनिया देखती रह गई। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया था, आप सबने देखा। सोचा था मौका मिलेगा, डॉलर भी आएंगे और इंटरनेशनल इमेज पर भी चमकेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। डूबे चले चौबे बनने और छब्बे बनकर निकले। यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। आपको बताया कि तेहरान ने पाकिस्तान की इस कोशिश को सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने तो इस पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि मध्यस्थता के बहाने उसके टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने की साजिश थी, ये ईरान ने कहा। यानी शांति की पहल पर सीधा शक। उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने आग में घी डाल दिया। सीज फायर की कोशिश फेल और उसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध बता दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब लाज बचाने में जुट गए हैं। जिनके भरोसे पर अमेरिका को आश्वासन दिया गया था, वही कोशिश अब पाकिस्तान के गले की फांस बनकर रह गई है। ईरान ने न सिर्फ पाकिस्तान की मध्यस्थता ठुकराई, बल्कि दर्शकों ट्रंप की शर्तों को सिरे से नकार दिया और हमले और तेज कर दिए। अब असल में आते हैं कि पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, ये आप सब जानते होंगे, हर संकट में अवसर तलाशना, चाहे अफगानिस्तान युद्ध हो, चाहे मिडिल ईस्ट का तनाव हो, हर बार उसने खुद को मध्यस्थ या फ्रंट लाइन पार्टनर बताकर फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन इस बार हुआ क्या कि चाल पाकिस्तान की उल्टी पड़ गई। तेहरान ने साफ संदेश दे दिया, न बातचीत न भरोसा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की कूटनीति पूरी तरह बेनकाब हो गई है? क्या दुनिया उसे अब मध्यस्थ नहीं बल्कि मौका परस्त खिलाड़ी के तौर पर देख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार पाकिस्तान की ये चाल उसे भारी पड़ने वाली है? क्योंकि मिडिल ईस्ट की इस आग में कूदकर पाकिस्तान अब खुद सियासी और कूटनीतिक संकट में फंसता नजर आ रहा है। तो अब आपको बता दें कि पाकिस्तान की साजिश पर यूएस के पूर्व स्टेट डिपार्टमेंट एडवाइजर वली नसर ने सनसनीखेज दावा किया है, यह भी आपको सुनना पड़ेगा, जिसने कहा गया है कि ईरानी लीडरशिप को यह लगता है कि ट्रंप ईरानी नेताओं को मीडिएशन के बहाने पाकिस्तान बुलाना चाहता है, जिससे ईरानी नेता बाहर आए और अमेरिका उन्हें मार दे। अजीब बात तो यह है कि पाकिस्तान भी इस षड्यंत्र में शामिल है और ईरान को यह पता है। क्या कहा वली नसर ने, एक बार आपको पहले सुना देते हैं। People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. And so President Trump also has to deal with the legacy of distrust that he himself has created. And also the Iranians are asking for guarantees because they signed the deal with the United States in 2015. He pocketed the gains that the United States got out of that deal, came out of that deal. तो देखिए, पहले तो हमने आपको इस बाबत जानकारी दी कि आखिर पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विफल हो गया। और अब आपको हम बताएंगे खबर क्या है। अब बने रहिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि खबर क्या है। दर्शकों देखिए, ईरान ने पाकिस्तान के लिए यह कहा है कि अब ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता ठुकरा दी है। जी हां, ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता ठुकरा दी है। इसके बाद ये जानकारी आई कि टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने का आरोप है। ईरान को यह लगा कि उसके टॉप लीडरशिप को पाकिस्तान निशाना बना सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में सीज फायर फेल होने की रिपोर्ट आई है। जी हां, यहां पर सीज फायर फेल होने की रिपोर्ट सामने आई है और पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए। देखिए, पाकिस्तान ऐसा देश है कि उसकी भूमिका पर हमेशा गंभीर सवाल उठते हैं। मुनीर और शहबाज की कूटनीति किरकिरी हो गई और यही वजह है कि अब वो लाज बचा रहे। जी हां, ईरान ने ट्रंप की शर्तें भी खारिज कर दी। ईरान ने ट्रंप की शर्तें भी खारिज कर दी है और मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ये सबको पता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा इससे। देखिए, पाकिस्तान की साख पर यह बड़ा झटका है। साख पर बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि वो देश को कोई भी कैपेबल नहीं मानता है कि पाकिस्तान जैसा देश किसी को मध्यस्थ करा पाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी सामने आ रही है, आपको वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। देखिए, अब बारी आती है बताने की कि पाकिस्तान की नाकाम मध्यस्थताएं क्या क्या है। अमेरिका तालिबान वार्ता में विवादित यहां पर अफगान शांति प्रक्रिया में कई बार ठोस नतीजे नहीं आए हैं। जी हां, कई बार ठोस नतीजे नहीं आए हैं और भारत पाक बैक चैनल में ठहराव प्रगति सीमित है। जी हां, इसके साथ बात सामने आ रही है कि सऊदी ईरान तनाव में असरहीन पहल, मतलब जो पहल की गई वो भी असरहीन हुई, फेल साबित हुई। कतर गल्फ विवाद में सीमित प्रभाव। देखिए, सीमित प्रभाव का साफ मतलब है कि बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया। तालिबान शासन के बाद भी स्थिरता नहीं ला सका।
तालिबान शासन चल रहा है उसके बाद भी पाकिस्तान जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाया है। जहां बार बार पहल लेकिन भरोसा कमजोर नजर आ रहा है। बार बार पहल, कूटनीति से ज्यादा रणनीतिक खेल के आरोप लगे गए हैं। जी हां, मतलब कूटनीति नहीं कर रहा पाकिस्तान, ज्यादा रणनीतिक खेल कर रहा है। और यही वजह है कि ईरान ने साफ कह दिया कि आप पे भरोसा हम नहीं करेंगे, आप हमारे टॉप लीडर्स को निशाना बना सकते। कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। अफगान की बात हो गई, अब बात करेंगे यूएस तालिबान युद्ध में पाकिस्तान की कमाई कितनी हुई। कुल अनुमानित मदद करीब 23 से 35 अरब। यहां यह सहायता 2001 से 2021 के बीच दी गई है। यूएस तालिबान युद्ध में पाकिस्तान की कमाई देखिए, साफ पढ़िए आप, यूएस और तालिबान युद्ध में अमेरिका से अरबों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद ली गई। जी हां, जहां यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नॉन नाटो एलाई का दर्जा मिला। जी हां, नॉन नाटो एलाई का दर्जा मिला हुआ है, जहां लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के पहले भारी फंडिंग की जानकारी भी सामने आ रही है। आप ध्यान से देखिए, आतंकवाद विरोधी सहयोग के नाम पर सहायता। जी हां, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी है और यही वजह है कि यूएस तालिबान युद्ध में पाकिस्तान की कमाई कितनी हुई वो आपको बता रहे। आईएमएफ और विश्व बैंक के अप्रत्यक्ष यहां पर सहयोग मिला। डॉलर इनफ्लो से विदेशी भंडार को सहारा मिला है। जी हां, देखिए ये भी जानकारी निकलकर सामने आई, जहां रणनीतिक लोकेशन का आर्थिक फायदा उठाया गया है, यह भी बात सामने आ रही है। और युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को राहत मिली। तो यूएस तालिबान युद्ध में पाकिस्तान की कितनी कमाई हुई है वो आपको हम यहां बता रहे हैं। कुल अनुमानित मदद दर्शकों करीब 23 से 35 अरब डॉलर, ये कमाई आपको बता रहे हैं। ये सहायता 2001 से 21 के बीच में की गई है। कुछ और जानकारी, पाकिस्तान पर आफत, और ऐसी आफत जो चारों तरफ से घेरती उसको नजर आ रही है। एक तरफ आर्थिक बदहाली की मार, दूसरी तरफ महंगाई का प्रहार, और अब तीसरी चोट संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अपने $2 वापस मांग लिए कि जो आपको दिए थे वो जरा वापस दीजिए। जी हां, वही रकम जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए स्टेट बैंक में जमा थी, अब उसे लौटाने का दबाव बन चुका है। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस कर्ज को समय पर चुका सके। अब देखिए, वहां के तो कैबिनेट मंत्री पैसा नहीं ले रहे और फिर एक और संकट दरवाजे पर खड़ा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गरीबी में आटा गीला वाली कहावत आपने सुनी होगी, वही कहावत बिल्कुल सटीक पाकिस्तान पर बैठ रही है। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूएई का यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है। अब हर साल इस कर्ज की जो अवधि है वो बढ़ा दी जाती है, जिससे पाकिस्तान को राहत मिलती थी, लेकिन इस बार साफ संदेश है, अब और मोहलत उन्हें नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला, जो पहले ही दबाव में है, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में आएगा। उधर देश के अंदर हालात और भी नाजुक हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जनता में गुस्सा है, सरकार को कई बार अपने फैसले वापस लेने पड़े, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि बिजली बम यहां पर कहा जा रहा है गिरने वाला है। आईएमएफ के दबाव में सरकार बिजली दरें बढ़ाने और सब्सिडी घटाने की तैयारी कर रही है। इसका साफ सीधा मतलब यह है दर्शकों कि आम जनता की जेब पर और बोझ बढ़ेगा और आर्थिक संकट का असर सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देने वाला है। यानी एक तरफ पुराने कर्ज चुकाने का दबाव, दूसरी तरफ नए कर्ज की सख्त शर्तें, और तीसरी तरफ जनता का बढ़ता असंतोष। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। यूएई, आईएमएफ और दूसरे कर्जदाता देश अब सिर्फ मददगार नहीं बल्कि शर्तें तय करने वाले बन चुके हैं। इसी बीच आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें भी तेज है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाएगा तो क्या बदले में जमीन या रणनीतिक संपत्तियां देने की नौबत पाकिस्तान की आ सकती है। हालांकि ऐसी बातें आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूरी दिखाती है। और चलिए आप बारी आपको बताने की खबर क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। देखिए, यहां यूएई ने पाकिस्तान से $2 अरब का कर्ज वापस लिया है। जी हां, यही खबर है, जहां अब तक पाक के गिड़गिड़ाने पर कर्ज आगे टालता रहा है। जी हां, पाक गिड़गिड़ा रहा है, इसी वजह से कर्ज टालता जा रहा है, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से यूएई ने पाक को अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां, और इससे पाकिस्तान के विदेशी भंडार पर दबाव बढ़ गया। हमने आपको पहले ये बात बताई, जहां ये भी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और गहरा गया है, पहले से ही स्थितियां खराब थी और यही वजह है कि प्रेशर बढ़ रहा है। पेट्रोल की कीमतों पर सरकार पहले से घिरी पड़ी है, वहां जनता में आक्रोश है। पाकिस्तान में अब बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी है। कल ही शहबाज शरीफ का संबोधन भी हमने आपको बताया था, जहां उन्होंने ये ऐलान किया था, आईएमएफ की शर्तों में फंसी सरकार, पाक में खलबली मची हुई है। और अब आतंकिस्तान की आम जनता पर बढ़ेगा बोझ,
क्योंकि साफ सीधी बात है, कर्ज वापस मांग रहा है यूएई। पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता का खतरा जो है वो और मंडरा रहा है, यानी कि अब पाकिस्तान में संकट के बादल सामने आते नजर आ रहे हैं। और चलिए कुछ और जानकारी आपको देंगे। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पर किसका कितना कर्ज है ये भी आपको हम समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पहले तो हमने आपको बता दिया कि खबर क्या है, लगभग 30+ अरब डॉलर, चीन की बात हम कर रहे हैं। आईएमएफ कई पैकेज, हालिया 7 अरब डॉलर। इस आंकड़े को जरा ध्यान से आप देखिए, कितना कर्ज है इसके ऊपर। सऊदी अरब 5+ अरब डॉलर डिपॉजिट ऑयल सुविधा, जी हां। जहां यूएई की बात की जाए 2 अरब डॉलर अब वापसी की मांग। यूएई की ही कहानी आपको हम बता रहे हैं, जी हां। यूएई ने ही मांग लिया है अपने कर्जों को जो पाकिस्तान को उसने दिए थे। एशियाई विकास बैंक एडीबी 10+ अरब डॉलर, 10 से ज्यादा अरब डॉलर। जहां यह कर्ज है पेरिस क्लब देश, बहुपक्षीय कर्ज है इसके अंदर। जहां आप कमर्शियल लोन की बात की जाए तो कमर्शियल लोन अंतरराष्ट्रीय बैंकों से यहां पर लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो केवल एक कर्ज नहीं है कि केवल चीन का कर्ज है। हमने आपको तमाम आंकड़े दिखा दिए, तमाम यहां देशों के भी नाम बता दिए कि आखिर पाकिस्तान पर कितना ज्यादा आर्थिक बोझ है। और आपको बता दें कि आईएमएफ और पाकिस्तान की बात की जाए तो देखिए यहां पर हमने आपको बताया आईएमएफ और पाकिस्तान में 1958 से अब तक बार बार बेल आउट हो रहा है, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि हर बार सख्त शर्तों के साथ लोन दिया गया है। सख्त शर्तें भी है, ऐसा नहीं कि लोन केवल कुछ ही शर्तों में दे दिया गया हो। टैक्स सब्सिडी और रिफॉर्म की शर्तें वहां लागू की गई है, जी हां। जहां हालिया ईएफएफ प्रोग्राम 7 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। ये आंकड़े देखिए आप, बार बार कर्ज, लेकिन स्थायी समाधान वहां पर मिलता नजर नहीं आ रहा है। और आईएमएफ पर निर्भरता लगातार बढ़ी है और आर्थिक सुधार अब भी अधूरे नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी पाकिस्तान की हालिया स्थिति क्या है, हमने ये उजागर किया आपके सामने। और अब आपको बताएंगे कि दुनिया भर में आतंकवाद की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान चौतरफा गिर चुका है। ईरान युद्ध में मध्यस्थता का उसका दाव उल्टा पड़ गया है और डॉलर की कमाई हुई नहीं, ऊपर से यूएई ने दिया हुआ 2 कर्ज 2 अरब डॉलर को वापस करने की मांग कर दी है। आलम यह है कि बॉर्डर पर तालिबान मार रहा है, अंदर बलूचिस्तान ने पाक आर्मी की कब्र खोद कर रख दी है, लेकिन पाकिस्तान पर इन दिनों सबसे बड़ी मार महंगाई की है। एक रिपोर्ट तैयार आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है, जहां पहले से ही आर्थिक संकट गहरा था और अब ईंधन की कीमतों में उछाल ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा है जो तेल आयात पर निर्भर है। पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है। देश में महंगाई पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर थी, ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया है और इसका असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। यानी जंग भले ही दूर हो रही हो, लेकिन उसका असर पाकिस्तान की आम जनता की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी जुटाना भारी हो गया है। दूध 220 से 260 PKR, ब्रेड 157 से 168, चावल 330 से 350, अंडे 30 से 340, चिकन 800 से 950, मटन 1250 से 1500, सेब 300 से 450, टमाटर 140 से 250, आलू 80 से 150, प्याज 120 से 200, रसोई तेल 2200 से 3200। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल पर 137 रुपए और डीजल पर 184 रुपए की भारी बढ़ोतरी की। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। आम लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी नाराजगी जताई। विरोध बढ़ता देख सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े और पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए की कटौती की गई। लेकिन इसके बावजूद राहत अधूरी मानी जा रही है, क्योंकि अभी पेट्रोल करीब 378 रुपए प्रति लीटर और डीजल 520 रुपए के आसपास बना हुआ है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इतनी ऊंची कीमतें न सिर्फ आम जनता बल्कि पूरे आर्थिक तंत्र को प्रभावित करती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, जिससे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते हैं और महंगाई का एक नया चक्र शुरू हो जाता है। पेट्रोल पहले 266.17 PKR प्रति लीटर, अब 378 PKR प्रति लीटर। डीजल पहले 280.86 PKR प्रति लीटर, अब 520.35 PKR प्रति लीटर। केरोसिन पहले 188.73 PKR प्रति लीटर, अब 457.80 PKR प्रति लीटर।
आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि कैबिनेट मंत्रियों को अगले 6 महीने तक सैलरी नहीं दी जाएगी। पहले यह निर्णय सिर्फ 2 महीने के लिए किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ दिखावटी कदम है, जिससे आम जनता को कोई सीधी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार इसे एक संदेश के रूप में पेश कर रही है। जब देश में संकट है तो सरकार भी त्याग करने को तैयार है। यानी आर्थिक संकट अब सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार के शीर्ष स्तर तक इसका असर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर, पेट्रोल, डीजल और जरूरी चीजें बहुत महंगी, खर्च घटाने के लिए सैलरी रोक दी गई, इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा हुआ, जनता को राहत देने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, सरकार के पास पैसों की कमी हो रही है, सरकार दिखाना चाहती है कि वो त्याग कर रही है। शुक्रवार आधी रात को देश को संबोधित करते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल टैक्स में 80 रुपए की कटौती कर दी और नई कीमतें तुरंत लागू कर दी गई हैं। पीएम ने भरोसा दिलाया कि पेट्रोल की कीमतें कम से कम अगले 1 महीने तक स्थिर रहेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने पिछले हफ्तों में करीब 129 अरब रुपए की सब्सिडी देकर कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की। शरीफ ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं और तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि आम जनता पर बोझ कम से कम पड़े। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह राहत अस्थायी हो सकती है और अगर वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ी अनिश्चितता ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहां किसी भी तरह की रुकावट आती है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ता है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो पूरी तरह आयात पर निर्भर है, उनके लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यानी जब जब वैश्विक हालात सामान्य नहीं होते हैं, तब तक राहत की उम्मीद कम ही नजर आती है। इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम जनता और किसानों पर पड़ रहा है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिससे हर चीज की कीमत बढ़ रही है। किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि डीजल की कीमतें सीधे खेती की लागत से जुड़ी होती है। इसी को देखते हुए सरकार ने छोटे किसानों के प्रति एकड़ 1500 रुपए की सहायता देने का ऐलान कर दिया। साथ ही मोटरसाइकिल उपयोगकर्ताओं को पेट्रोल पर 100 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा कर दी गई है। रेलवे की इकोनॉमी क्लास किराए में भी बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये राहत पर्याप्त है, क्योंकि महंगाई का असर इतना व्यापक है कि छोटी राहत से हालात पूरी तरह काबू में आना मुश्किल लगता है। यानी राहत के बावजूद आम आदमी की मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। इस पूरे संकट का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते कई देशों को अपने स्तर पर कदम उठाने पड़ रहे हैं। भारत में भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है, ताकि कीमतों को स्थिर रखा जा सके। हालांकि भारत की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, लेकिन वैश्विक बाजार की अस्थिरता का असर यहाँ भी महसूस किया जा रहा है। अगर यह संकट लंबा चला तो आने वाले समय में देशों को सब्सिडी या टैक्स कटौती जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। यानी यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक चुनौती बनता जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरते हैं या महंगाई का ये दबाव और बढ़ेगा।